तो स्वास्थ्य क्रांति में और भी स्पेशलिटी की एक्सपर्ट टीम है, तो उनके साथ जुड़ के अब हम लोग जो है बेसिकली हेल्दी वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं। यही मैं अपने बारे में कहना चाहूँ। देखिए, वेट मैनेजमेंट का हम लोग हमेशा ये मतलब समझते हैं, ज्यादातर लोग, कि हम ओवरवेट हैं। एक चीज होती है ओवरवेट और एक चीज होती है कि ओबेसिटी। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो प्रश्न यह है कि हम वेट मैनेज क्यों करना चाहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो वेट मैनेज करने की बेसिकली 2 या 3 वजह होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि आदमी अपने को कॉस्मेटिकली अनहेल्दी महसूस करता है, कि उसे कोई डिजीज नहीं है लेकिन उसे लगता है कि वेट कम होना चाहिए। स्पेशली ये प्रॉब्लम फीमेल्स के साथ में ज्यादा होती है कि वो कॉस्मेटिकली सही रहना चाहते हैं। फिर दूसरे जो वेट मैनेज लोग करना चाहते हैं वो ये मैनेज करना चाहते हैं कि ओवर वेट की वजह से कुछ डिजीजेस डेवलप होने लगती हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है डायबिटीज, नंबर 2 पे आता है हाइपरटेंशन, नंबर 3 पे आता है कि लोगों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, स्पेशली घुटनों को, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पेशली नी। तो ये 3 प्रॉब्लम जो है, इनकी वजह से आदमी वजन कम करना चाहता है। तो हमें जब वजन कम करते समय हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अपना वेट रिड्यूस करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमें, बहुत से लोग कहते हैं हमारा फैट रिड्यूस हो, कोई कहता है हमारा वेट रिड्यूस हो। हमारा ये मानना है कि वेट रिडक्शन अपने में एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। हमें बेसिकली मेटाबॉलिकली हेल्दी होना चाहिए, कि हमारा वेट भी रिड्यूस हो, हम अपने को अच्छा भी महसूस करें, और हमें अगर कोई लाइफ स्टाइल डिजीज हो तो उस लाइफ स्टाइल डिजीज के प्रोग्रेस को या तो हम डिले कर सके या हम उसे रिवर्स कर सके। जैसे डायबिटीज के रिवर्सल की आजकल बहुत सारी बात होती है। तो अब इस वेट रिडक्शन के लिए बेसिकली 3 ही चीजें हो सकती हैं। एक तो होता है कि ओल्ड मॉडल है वेट रिडक्शन का, उसका मॉडल है कि वो कैलोरी पे फोकस करता है, कि हम कैलोरी कम लें और ज्यादा बर्न करें। एक तो ये ट्रेडिशनल मॉडल है विच इज टोटली आउटडेटेड नाउ। दूसरा ये है कि हम वेट जो हमारा ओवरवेट है उसकी बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो उस पैथोफिजियोलॉजी में जो मेन पैथोफिजियोलॉजी प्रॉब्लम है वो है इंसुलिन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हाई, मतलब एक तरफ तो हम कहते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, हाई फैट इंटेक इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि हमारी बॉडी में कितनी इंसुलिन बनती है और हम इंसुलिन से कितना रेजिस्टेंस है। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। लेकिन हमें अगर ये पता ही नहीं होगा, तो जैसे आज से 20 साल पहले कहते थे फैट बंद कर दो, जब भी वेट मैनेज की बात होती थी तो वो बंदा ये कहता था कि फैट बंद कर देते हैं डॉक्टर साहब, और फिर धीरे से पूछता था डॉक्टर साहब रिफाइंड का तड़का लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ठीक है, और जबकि रिफाइंड सबसे ज्यादा ही कल्प्रिट है। ठीक है, अब इधर पिछले 5-6 साल से बात हो रही है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत रिड्यूस कर देना चाहिए। पार्शियली सही है, कार्बोहाइड्रेट क्यों रिड्यूस होना चाहिए। लेकिन अब नया जो कंसेप्ट आया है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गट रिसेट। तो गट का बेसिकली है, गट बेसिकली अगर हम शॉर्ट में समझें, एक बहुत शब्द सुनते हैं गट फीलिंग। ठीक है, तो गट फीलिंग बेसिकली हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो माउथ से चालू होता है और एनस पे खत्म होता है, तो इस गट को हमें हेल्दी रखना है। और ये अनहेल्दी है, इसीलिए हमें बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज है। इस बात को हम पहले नहीं जानते थे कंपैरेटिवली। पहला जमाना था कि जब हम कहते थे कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक्स, आजकल हर प्रॉब्लम का सलूशन है प्रोबायोटिक्स। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, तो हमारी गट अनहेल्दी हो रही है और उसको हमें रिसेट करना है टू मेक इट हेल्दी। तो अब हमारी गट क्यों अनहेल्दी हो रही है, जब तक हमें यह नहीं पता होना होगा तब तक हमें कैसे हम उसे सही करेंगे, अनहेल्दी को हेल्दी में कैसे सही करेंगे। तो अनहेल्दी गट जो होती है, तो इसको बेसिकली ये समझ लीजिए कि गट का, जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि वी आर व्हाट वी ईट। ठीक है, या कहते हैं योर फूड इज योर मेडिसिन। तो
तो वी आर नॉट, तो ये जो वी आर व्हाट वी ईट सही नहीं है। वी आर व्हाट वी एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट। हम खाएं कितना से अच्छा, लेकिन अगर हम एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं और मेटाबॉलिकली उसे एसिमिलेट नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रॉब्लम को जब तक पता नहीं होगा, यू कैन नॉट फिक्स द प्रॉब्लम अंटिल यू नो द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है अनहेल्दी गट, एक प्रॉब्लम है। अब अनहेल्दी गट के पहले हम ये समझ लें कि बेसिकली हमारा जो डाइजेशन है, जो गट का काम है, वो दो काम है बेसिकली। उससे पहले अगर मैं समझ लें कि फूड का क्या काम है, जो हम फूड खाते हैं, तो फूड का काम एनर्जी प्रोवाइड करना है बॉडी में। और एनर्जी दो काम के लिए ही यूज होती है, एक ग्रोथ के लिए और एक रिपेयर के लिए। और जब एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो इस एनर्जी प्रोवाइड करने में हम जो भी खाना खाते हैं, तो गट जो होती है वो उसे डिफरेंट मैकेनिज्म से माइक्रो पोर्शन को माइक्रो में कन्वर्ट करती है। माइक्रो को माइक्रो में कन्वर्ट करती है का मतलब यह है कि खाने का जो मैक्रो पोर्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को हर कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, हर प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगी, और हर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। तो ये काम गट के ही थ्रू होना है। और जब ये मैक्रो का माइक्रो में हो जाएगा और फिर उनका एब्जॉर्प्शन होगा, तो जब मैक्रो को माइक्रो में कन्वर्ट होना है, तो ये जो ब्रेकिंग है ये डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू होती है। और ये एंजाइम्स गट में रिलीज होते हैं, या तो गट से रिलीज होंगे या पैंक्रियाज और दूसरी ग्लैंड से रिलीज होके गट में जाएंगे। तो हमें गट को हेल्दी रखना है, तभी तो उसमें प्रॉपर एंजाइम आएंगे। तो गट को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर एंजाइम चाहिए। और दूसरा यह है कि गट जब हेल्दी होगी तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा। तो गट का बेसिकली ये समझना कि हमारे गट में 3 लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हमें समझना होगा। सबसे पहली लेयर होती है म्यूसिन की लेयर। म्यूसिन की लेयर होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, और हमें उस म्यूसिन की लेयर को प्रोटेक्ट करना है। म्यूसिन का मतलब वहां से म्यूकस बनता है। तो जो म्यूसिन लेयर होती है, उस म्यूसिन लेयर को आजकल के समय में वो म्यूसिन लेयर बहुत ही डैमेज हो रही है। और वो डैमेज होने की कई सारी वजह है। डैमेज होती है वो इन्फ्लेमेशन से। और इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? वो इन्फ्लेमेशन होता है कुछ मुख्य वजह से। वो मुख्य वजह क्या है? नंबर 1, एक्सेसिव शुगरी फूड। हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है वो भी प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसकी वजह से गट की म्यूकोसा डैमेज होती है। दूसरे नंबर पे आता है अल्कोहल। तीसरे नंबर पे आता है बहुत सारी ड्रग्स, स्पेशली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी, हर चीज का जो प्रॉब्लम है जो भी खाते हैं। इसके अलावा आता है, जैसे हमने बताया, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसके अलावा स्ट्रेस। ये सारी जो वजह होती हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर हम कल्प्रिट मानेंगे तो वो है शुगरी ड्रिंक्स एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। तो ये शुगरी ड्रिंक्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारी गट को इन्फ्लेम करते हैं। और म्यूसिन लेयर के बाद में जो नेक्स्ट लेयर होती है, वो होती है एक सेलुलर लाइनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं एंडोथेलियम। और उसके अंदर कुछ जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस। और वो टाइट जंक्शन लूज होने लगते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी गट है, तो जो ऊपर वाली जो गट है उसका काम तो है खाने को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। और नीचे वाली गट जो होती है वो फिर एक सीवर लाइन की तरीके से होती है। तो सीवर लाइन की तरह होती है। तो सीवर लाइन में, उस सीवर लाइन में क्या होता है कि अगर हमारी गट इन्फ्लेम्ड है और वो प्रोटीन के जो जंक्शंस है, पहली बात तो म्यूसिन लेयर डैमेज हुई, फिर प्रोटीन के जंक्शन लूज हुए, तो हमारे जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स खाने में है वो गट में एब्जॉर्ब होने लगते हैं, बॉडी में पहुंचते हैं, और इसको हम कहते हैं लीकी गट। आजकल का हॉट टॉपिक है लीकी गट। और ये लीकी गट जो है
ये हमारे न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हमें एक बार ये पता लग गया, और इसके अलावा हमारे गट में क्या होता है, हमारे गट जो है में हमारी गट जब इन्फ्लेम्ड होती है तो हमारी गट बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स बनाती है। सबको पता होगा मूड का एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, वो 90% सेरोटोनिन गट में बनता है, 10% ब्रेन में बनता है। हमारी गट इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी गट के अंदर जो है लिम्फाइड के थोड़े थोड़े पैचेस होते हैं जिन्हें पेयर्स पैचेस कहते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक बार जब हमें पता लग गया कि हमें गट जो हमारी अनहेल्दी है ये अल्टीमेटली लीकी गट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लीकी गट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओबेसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसका ओबेसिटी एक पार्ट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हमें जब ये प्रॉब्लम पता चल गई तो हमें क्या करना है, हमें इस अनहेल्दी गट को हेल्दी गट बनाना है, और वो हम गट रिसेट से ही कर सकते हैं। तो गट रिसेट में क्या है, अब हम जो भी खाना खाते हैं तो अल्टीमेटली सब बॉडी में एब्जॉर्ब होना, नीचे तक जाना, फिसीज बनना, इन सब प्रोसेस में 4-5 दिन कंप्लीट लगते हैं। वो हमारा खाना बॉडी में कम से कम 5 दिन किसी न किसी फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इसलिए हमें गट रिसेट कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन जरूर करनी है। वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमें ये पता हो गया कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे करेक्ट करेंगे। देखिए गट रिसेट में हमें मतलब गट रिसेट 10 दिन के लिए करनी है, लेकिन कोशिश करना है कि वो लाइफ लॉन्ग हम कंटिन्यू करें उन हेल्दी हैबिट्स को। अगर हम कर सकते हैं तो हम जो वेट लॉस करेंगे वो सस्टेन्ड होगा। ठीक है, तो गट रिसेट में हमें कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी। तो पहले हम डोंट्स पे आ जाते हैं, जो कि हमें हमेशा करना चाहिए, सिर्फ इसी समय नहीं करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले कहा कि जो हमें शुगरी फूड्स हैं उनको अवॉइड करना है। तो इसके पहले वाले भी हम किसी सेशन में कह चुके हैं कि शुगरी फूड्स क्यों हम इतना कंडेम करते हैं, उसको हमें समझ लेने की कोशिश है। 2-3 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा साइंटिफिक लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए शुगर जो हम खाते हैं, टेबल शुगर जिसको हम कहते हैं, वो दैट इज नोन एज सुक्रोज। उस सुक्रोज बनता है 2 चीजों से मिलकर, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। हमने आपसे बताया कि हम जो भी खाते हैं अल्टीमेटली ग्लूकोज में तब्दील होता है। तो क्योंकि ग्लूकोज कोशिका में पहुंचता है और कोशिका ग्लूकोज ही पहचानती है, सेल की लैंग्वेज होती है ग्लूकोज। सेल में फ्रक्टोज नहीं जाता, सेल में फैट नहीं जाता, सेल में कुछ नहीं जाता। एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए जो कोशिका में पहुंचता है, और ये ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में पहुंचता है कन्वर्ट होकर सेल में, तो सेल के अंदर पुश करने का काम इंसुलिन करती है। और जितनी बार भी हम कार्बोहाइड्रेट मील खाएंगे तो हम उससे 2 चीजें, शुगर जहां पे भी शुगर ज्यादा होगी, एडेड शुगर या टेबल शुगर डायरेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखा गया सर्वे कि रफली 83 to 85% जो माल में जो ग्रोसरी का जो काउंटर होता है उसमें एडेड शुगर होती किसी न किसी फॉर्म में। और ये एडेड शुगर कई बार हिडन नेम से होती है, और वो हिडन नेम सबसे ज्यादा कॉमन है, दैट इज नोन एज हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। क्योंकि फ्रक्टोज जो है हमारी बॉडी में सीधे लीवर में पहुंचता है और वहां फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और फैटी लीवर की वजह जो होती है वो फैट नहीं होती है, वो यूजली फ्रक्टोज होता है। और एक बार जब लीवर में ये फ्रक्टोज फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया तो उसके बाद में क्या होता है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उसी समय इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अब सेल को
सेल के अंदर ग्लूकोज पुश करने के लिए ज्यादा इंसुलिन चाहिए, तो हमारी पैंक्रियाज जो है ज्यादा इंसुलिन रिलीज करती है। तो ओवरऑल हमारी बॉडी में हर समय इंसुलिन खून में बहती रहती है, और ये इंसुलिन का एक छोटा सा काम है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर पुश करना। इंसुलिन इज ए ग्रोथ हार्मोन, और ये फैट डिपॉजिट करने में हेल्प करती है। तो इंसुलिन की जो बॉडी में हर समय होती है, तो हमें इंसुलिन कम करना है कि खून में हर समय इंसुलिन कम बनती रहे, कम आती रहे। तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हम जब ये जो, इसीलिए हम शुगरी ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। और शुगरी ड्रिंक्स का एक तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड हो गया, और दूसरे ये जो बाजार में मिलने वाले फ्रूट जूसेस हैं, इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कैंड जितनी भी चीजें आती हैं, ये सब हैं। अब इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स के अलावा जो रिस्पॉन्सिबल है गट हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स जो हैं वो बाजार के हर खाने में ट्रांस फैट किसी न किसी फॉर्म में मिलेंगे। ट्रांस फैट का मतलब है कि जो हमारी जो फैट हैं, जैसे एक सैचुरेटेड फैट होती है, एक अनसैचुरेटेड फैट होती है। तो अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पे ऑयल के फॉर्म में होती है। ट्रांस फैट का मतलब है कि उस फैट के स्ट्रक्चर को हमने चेंज कर दिया केमिकली। अब हमने कैसे केमिकली चेंज कर दिया? हम दो तरीके से चेंज करते हैं। एक तो हाइड्रोजनेट करके। तो हाइड्रोजनेट करके आप ये देखोगे डालडा, रति जितने भी होते हैं जो हलवाइयों के यहाँ और बेकरी आइटम में सब होते हैं, दे आर ऑल, उसमें आप लिखा होगा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। बेसिकली दे आर ऑयल्स जिसे कि हाइड्रोजनेट करके सॉलिड फॉर्म में कर दिया गया है, और ये बेकरी आइटम्स को शेप प्रोवाइड करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ये बेकरी में इस्तेमाल होते हैं। दूसरे ट्रांसफैट वो होते हैं जब हम जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जिनको हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जब उनको हम उनके स्मोकिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, और वो हम करते हैं रिपीटेड फ्राइंग से या डीप फ्राइंग में। तो ये जो ट्रांस फैट्स होते हैं ये भी वैसे ही काम करते हैं जैसे फ्रक्टोज काम करता है, कि दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनहेल्दी गट एंड फैटी लिवर। और तीसरे नंबर पे जो है वो उसी मेटाबॉलिक पाथवे से अल्कोहल काम करता है। तो बेसिकली अल्कोहल भी वैसे ही फैटी लिवर कॉज करेगा जैसे कि शुगरी ड्रिंक भी करेगी। तो प्रैक्टिकली आप समझ लीजिए शुगरी ड्रिंक एंड अल्कोहल आर वन एंड द सेम। चौथे नंबर पे ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड मैंने देखा लोगों के यहाँ जो स्पेशली जिम्स में होते हैं, या जो जिम की घर पे जिन्होंने पर्सनल जिम बना रखे हैं, उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े डिब्बे रखे रहते हैं फूड सप्लीमेंट्स के, एंड दे आर फुल ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। वे प्रोटीन होती है और उसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड और बहुत सारी एडल्ट्रेटेड चीज मिली रहती है। एंड दिस ब्रांच चेन अमीनो एसिड आर हाईली लीवर टॉक्सिक, हाईली लीवर टॉक्सिक। तो इसलिए एक तो ये चीज हो गई, ये चार चीजें मैंने आपको बता दी, तो इसका हमें इस्तेमाल कम से कम करना है। और दूसरे नंबर पे फिर बचता है ड्रग्स का इस्तेमाल कम से कम करना है जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड। तो ये सब काम हमें नहीं करना। अब हमें गट को हेल्दी रखने के लिए करना क्या है? ठीक है, डूज, व्हाट आर डूज? तो उस डूज में कुछ चीजें तो हमें अपनी हैबिट चेंज करनी, जिसके बारे में अभी हम बता दिया कि डोंट में होगा। और कुछ हमें कंसेप्ट समझना होगा। वो समझना होगा कि कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा समझना होगा, और हमें इसके अलावा प्री एंड प्रोबायोटिक्स को समझना होगा। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें एक ही कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो कैलोरी नहीं देता, एंड दैट इज फाइबर। दैट इज फाइबर, उसमें कोई कैलोरी नहीं होती। तो हमें जो भी है, पुराने समय हम लोग कहते थे खाने में रफेज होना चाहिए। तो फाइबर का जो काम होता है उसको हम समझ लेते हैं कि फाइबर जब जाता है हमारी बॉडी में
तो हमें कहाँ से फाइबर मिलता है? अगर हम ट्रेडिशनल डाइट में देखें तो हमें फाइबर मिलता है जो ये लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, इन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। और इसके अलावा हमें फाइबर मिलता है फ्रूट्स से, और इसके अलावा हमें फाइबर मिलता है लेग्यूम्स एंड बीन्स से। तो ये जो फाइबर होता है ये दो तरीके का होता है, एक सॉल्युबल फाइबर और एक इनसॉल्युबल फाइबर। और हमारी बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी में फाइबर का रफली इनटेक जो है वो 20 से 25 ग्राम होना चाहिए पर डे। और इस फाइबर का काम है गट की हेल्थ को मेंटेन करना। कैसे करता है उसको भी बात कर लेते हैं। तो ये जो फाइबर होता है, तो इस फाइबर में जो सॉल्युबल फाइबर होता है उसका डिफरेंट काम है, इनसॉल्युबल फाइबर का डिफरेंट काम है। सॉल्युबल फाइबर का मतलब है जो पानी में घुल जाए, और इनसॉल्युबल फाइबर है जो पानी में नहीं घुल जाए। तो सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो जैसे ही स्टमक में और छोटी आंत में पहुंचता है तो इमीडिएटली ये एक जेल लाइक मटेरियल बन जाता है। कभी भी आप न्यूट्रीलाइट के फाइबर को भी डाल के देखेंगे पानी में, अगर उसे प्रॉपर चलाए नहीं, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जेल लाइक मटेरियल बन जाता है। तो ये जो जेल लाइक मटेरियल होता है ये एक, आप समझ लीजिए कि एक फिश नेट की तरीके से है। ये इंटेस्टीन में कुछ चिपक गया और जेल लाइक मटेरियल से स्लोली खाना एब्जॉर्ब होता है। तो जो ग्लूकोज स्लोली एब्जॉर्ब होगा, तो जब ग्लूकोज स्लोली एब्जॉर्ब होगा तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज की पिक्स नहीं आएंगी। ग्लूकोज की पिक्स नहीं आएंगी तो बार बार इंसुलिन नहीं रिलीज होगा। जब बार बार इंसुलिन नहीं रिलीज होगा तो हमें क्या होगा कि हमें फूड की क्रेविंग नहीं होगी। फूड की क्रेविंग नहीं होगी तो हमारी डाइट कंट्रोल्ड रहेगी, हमें बार बार भूख नहीं लगेगी। अब ये फाइबर जो होता है, इसका जो फल और सब्जी और ये सब चीजों में हमने बताया, तो ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड में जीरो होता है। तो फूड्स की एक लेटेस्ट तरीका है कि फूड्स की भी ग्रेडिंग की गई है कि कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा फूड खाना चाहिए। तो ग्रेड 1 में वो फूड है जिसे कहते हैं होल फूड, जैसे एप्पल या टोमेटो इज ए होल फूड। ठीक है। अब एप्पल को हमने जब उसका छिलका उतार दिया और काट के खाया तो ये ग्रेड 2 है। इट इज अनहेल्दियर देन ग्रेड 1। ठीक है। उसके बाद में हमने एप्पल या टोमेटो की सॉस बनाई, दिस इज ग्रेड 3। उसमें हमने प्रोसेसिंग कर ली, उसको प्रिजर्वेटिव कर लिया। और चौथे नंबर पे हमने एप्पल पाई खाई, केक में या पेस्ट्री में डाली, दैट इज 4 ग्रेडिंग। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें ग्रेड 1 की चीजें ज्यादा खानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को करना चाहिए। तो इसमें आप देखिएगा जब हम ग्रेड 1 से ग्रेड 4 की तरफ जाते हैं तो फाइबर जीरो हो जाता है, फाइबर जीरो हो जाता है। तो एक तो हमें इसका ख्याल रखना है। अब इसके लिए हमें फाइबर की जो डाइट ज्यादा खानी चाहिए। और इनसॉल्युबल जो फाइबर होता है, जैसे ट्रेडिशनल ईसबगोल होता है, ठीक है, बाजार में ईसबगोल की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, करोड़ों की इंडस्ट्री है। ठीक है। ईसबगोल जो होता है इनसॉल्युबल फाइबर होता है। ये इनसॉल्युबल फाइबर हमारी गट में जाता है और नीचे बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में जाके ये पानी एब्जॉर्ब करता है और स्टूल को बल्क प्रोवाइड करता है। तो जब स्टूल को बल्क प्रोवाइड करता है तो हमारा जो रेक्टम है, जब वो फील होता है कि अब ये इसमें मल आ गया है, तभी हम लैट्रिन करने जाते हैं, डेफिकेशन करने जाते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन में। तो फाइबर गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपनी डाइट में फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब एक फाइबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसके अलावा, वो फाइबर का काम है कि हमारी गट में बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। इनको हम माइक्रोबायोम कह सकते हैं, इनको बायोटिक्स कह सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हेल्दी और अनहेल्दी है, इनका एक बैलेंस बना रहता है। और ये हमारी जो बैक्टीरिया बॉडी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, हमारे स्किन में भी होती, बहुत सी जगह होती हैं। तो ये बैक्टीरिया आजकल का रीसेंट टॉपिक है
कि वेट के मैनेजमेंट में कि अगर हम गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखेंगे तो हमारा वेट और बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगी। तो इन बैक्टीरिया को हेल्दी रखने का तरीका क्या है? जैसे हम अपने लिए अच्छे खाने की बात कर रहे हैं, वैसे हमें बैक्टीरिया के लिए भी अच्छे खाना चाहिए। तो बैक्टीरिया को हम मान लेते हैं प्रोबायोटिक्स। तो उन बैक्टीरिया का खाना है फाइबर, एंड दैट इज नोन एज प्रीबायोटिक्स। तो जितना बढ़िया हमारा फाइबर होगा उतने ही हमारे हेल्दी बैक्टीरिया डेवलप होंगे। और जब हेल्दी बैक्टीरिया प्रीबायोटिक खाएंगे, यानी प्रीबायोटिक इज ए नॉन लिविंग चीज, नॉन लिविंग, जैसे फाइबर इज ए नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक्स यानी जो प्रोबायोटिक्स है दैट इज ए लिविंग थिंग। तो बैक्टीरिया जब उसे खाएंगे तो वो जो कुछ खाने के प्रोसेस में जो कुछ मेटाबोलाइट्स रिलीज करेंगे उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड बहुत ही हेल्दी होते हैं, और ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जितने अच्छे शॉर्ट चेन फैटी एसिड होंगे उतना ही हम हेल्दी होंगे। और अगर हमने प्रीबायोटिक यानी फाइबर का सेवन ज्यादा नहीं किया तो बैक्टीरिया को तो खाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, हमारी जो म्यूसिन की लेयर है उसे खा लेंगे। तो कहते हैं इफ यू डोंट फीड योर बैक्टीरिया विल फीड ऑन यू। ठीक है, और जब म्यूसिन की लेयर को खा लेंगे तो अंदर वाली लेयर एक्सपोज हो जाएगी, और फिर वही लीकी गट का कहानी। तो हमें क्या करना है कि इस जर्नी में गट रिसेट के हमें कुछ काम खाने में चेंज करना है, हाई फाइबर डाइट। ठीक है, कुछ चीजें अवॉइड करनी है, और वो अवॉइड चेंज में हमने बता दिया कि जैसे उस पीरियड में हमें मिल्क की हर चीज अवॉइड करनी है 10 दिन के लिए। अभी इस पर भी बात करते हैं कि मिल्क क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो जब मिल्क की चीज अवॉइड करना है तो हमें लोग चाय का बहुत एडिक्शन होता है, हमें स्टिमुलेंट्स कैफीन भी अवॉइड करनी चाहिए एज फार एज पॉसिबल। अल्कोहल लेना नहीं है, शुगरी ड्रिंक्स लेनी नहीं है। तो इसके लिए तो हमें क्या करना है कि हमें फिर जब ये चीजें अवॉइड करनी है तो हमें शुगरी ड्रिंक्स की जगह या चाय की जगह हमें फंक्शनल ड्रिंक्स लेनी। फंक्शनल शब्द मेडिसिन में आता है। फंक्शनल ड्रिंक्स का मतलब होता है किसी भी फंक्शनल ड्रिंक्स हैं, फंक्शनल फूड्स हैं, फंक्शनल मेडिसिन इटसेल्फ इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन। फंक्शनल का मतलब होता है कि जब हम फूड को एज ए मेडिसिन यूज करें तब वो कहलाती है फंक्शनल मेडिसिन। तो जब फूड प्रोडक्ट्स को हम फंक्शनल ड्रिंक में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं, सबको पता है, ज्यादातर लोगों का पता है। वो ओवरनाइट आपको रोज डिफरेंट कर सकते हैं, रोज एक सा ले सकते हैं। आप दालचीनी का पानी ले सकते हैं सुबह गर्म चाय के तरीके से, आप अजवाइन ले सकते हैं, आप सौंफ ले सकते हैं, आप जिंजर ले सकते हैं। इस तरीके की डिफरेंट डे पे हम फंक्शनल ड्रिंक लें। और अगर हम फंक्शनल ड्रिंक नहीं लेते हैं तो आजकल बहुत सारी हर्बल टी के पाउचेज आते हैं, इन्फ्यूजन्स आते हैं, उसमें कैफीन नहीं होती। उन फंक्शनल टी का हल्दी, टर्मरिक का पानी हम ले सकते हैं। इन फंक्शनल ड्रिंक्स को हमें लेना है। 2 सप्लीमेंट की आपने बात करी, फाइबर, और एक हमारा सप्लीमेंट आता है प्री एंड प्रोबायोटिक्स। तो प्री एंड प्रोबायोटिक्स का कैप्सूल फॉर्म में आता है, एक 60 कैप्सूल की पैकिंग होती है, वो लेनी है, और रोज एक कैप्सूल लेना है। और फाइबर हमें पानी में डिजॉल्व करके, शुरू में बताया जाएगा बाद में, पहले 2-3 दिन हाफ एन आवर बिफोर मील इन द मॉर्निंग और हाफ एन आवर बिफोर मील एट बिफोर डिनर, इस तरीके से लेना है। और आफ्टर मील हमें प्री एंड प्रोबायोटिक का एक कैप्सूल लेना है। अब हमें खाने में और क्या चीज चेंज करनी है, हमें खाने में फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हमारी डाइट में एक आध चीजें फर्मेंटेड फूड की जरूर होनी चाहिए। अब फर्मेंटेड फूड क्या होता है, तो फर्मेंटेड फूड में बेसिकली ये प्रोसेस, जो फर्मेंटेशन अंदर होना है बॉडी के, वो बॉडी के बाहर ही पहले से हो जाता है। और हमारे यहाँ जो फर्मेंटेड फूड होता है, फर्मेंटेड फूड में क्या होता है
कि जैसे चावल है, उड़द की दाल है जिसकी हम लोग कांजी बनाते हैं, कांजी बड़ा, या राई का अचार बनाते हैं। तो इन सब चीजों में फूड को जो कार्बोहाइड्रेट है उसे बैक्टीरिया की मदद से पहले से ही डाइजेस्ट कर देते हैं बॉडी के बाहर ही। तो ये जब अंदर एब्जॉर्ब होता है तो ये हमारी गट बैक्टीरिया के लिए हेल्दी होता है। फिर इसके अलावा हमें जो हमने जैसे ये बताया कि ये जितनी भी खाना जो है इसमें आगे बात होगा गट हेल्थ के लिए कि हमें गट को रेस्ट भी देनी है, गट पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो गट रिसेट में जो मेडिटेशन का बहुत ज्यादा रोल है टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें हमारी बॉडी में दो सिस्टम हमेशा काम करते रहते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम इज इंफ्लेमेटरी सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज रिलैक्सिंग सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारा है, तो हम सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मोन जैसे कार्टिसोल रिलीज होता है। तो वो इमीडिएटली तो उसके लिए है कि वो हमें हेल्दी रखे, लेकिन जब ये परमानेंट बना रहता है तो हमारी गट जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन चीज है, लोग कहते हैं इट इज ए डायग्नोसिस इन मेडिकल टर्म्स कि इरिटेबल बाउल इज इरिटेटेड ऑलवेज। तो उसमें क्या होगा, या तो लूज मोशंस होंगे या कॉन्स्टिपेशन होगा। तो हमें इसको सिंपैथेटिक सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक की तरफ ले जाना है, रिलैक्सेशन की तरफ ले जाना है, और उसके लिए अच्छी स्लीप और अच्छा मेडिटेशन, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं गट रिसेट के लिए। तो हमने जो गट रिसेट की बात करी तो उसमें अभी तक ये बताने की कोशिश की कि क्या गट हेल्थ है, कैसे वो अनहेल्दी होती है, उसे कैसे हम हेल्दी करते हैं, और उसके अलावा हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर इन चीजों को आप कर सकते हैं तो आपकी गट एक बार आपके कंट्रोल में आ गई तो आपने समझ लीजिए कि आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया। माइंड और गट का कनेक्शन है, जब ये आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी गट का मूवमेंट अच्छा होगा, खाना डाइजेस्ट बहुत बढ़िया होगा। जब डाइजेस्ट बहुत बढ़िया होगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, और जब सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे तो अल्टीमेटली जो एनर्जी सेल की लेवल पे प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी आसानी से प्रोड्यूस होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी, आप हेल्दी होंगे, फिट होंगे, वेट आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। जब आप एक बार गट रिसेट कर लेंगे तो पहले ही 10 दिनों में आप ये देखेंगे कि वजन हो सकता है आपका 1-8 किलो ना कम हो, बट यू विल फील ग्लो ऑन योर फेस, आपको अच्छा लगेगा, अच्छी नींद आएगी। और अगर इस प्रोसेस को काफी कुछ अल्टर करके आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका वेट जो है मैनेज होगा, और कॉस्मेटिकली तो जो मैनेज होगा ही होगा, मेटाबॉलिकली आप हेल्दी होंगे और आप बहुत सारी डिजीज से फ्री होंगे। क्योंकि अभी तक वेट मैनेजमेंट में सारा फोकस, जैसे मैंने कहा था, वो फोकस होता था कैलोरी पे और एक्सरसाइज पे, और अब जो फोकस है वो है इंसुलिन पे, फाइबर पे, एंड प्री एंड प्रोबायोटिक्स पे। अगर हम इसको जान लेंगे तो एक कार्बोहाइड्रेट मॉडल है और एक इंसुलिन मॉडल है, हमें उधर से इधर शिफ्ट होना है। वेट हमारी तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से साइंटिफिकली मैनेज हो जाएगा, और ये चीज आप अपने और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम खुद का वेट रिड्यूस कर रहे हो या अपनी फैमिली मेंबर किसी का कर रहे हो, तो हमें 2-3 चीजें जो है हमेशा उससे क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। वो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, पहली बात तो ये है कि जैसे हमने बताया कि क्या वो कॉस्मेटिकली वेट रिड्यूस करना चाहता है या उसको, इस बात की ज्यादा संभावना है कि हर 3 में से एक आदमी आपको या जो मिलेगा वो किसी न किसी डिजीज से ग्रसित होगा। तो हमें उसकी डिजीज में उसकी जो ड्रग्स चल रही हैं उसका भी ध्यान रखना होगा। कि हमें बहुत से बार होता है ना, जैसे जोश में हम लोग कह देते हैं ड्रग बंद कर दीजिए और ये कर दीजिए, और ये सब कुछ नहीं करना।
उसे हमें ये मेडिकल नॉलेज नारंग साहब ने एक डॉक्टर से करवाया, वो इसीलिए करवाया कि साइंटिफिक नॉलेज मिले आपको। तो हमें उसकी ड्रग्स के साथ में कोई बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं करना, कभी पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर वो किसी प्रॉपर डॉक्टर से इलाज कर रहा है तो उसको भी हमें कॉन्फिडेंस मिले तो कोई बात नहीं, उसे भी स्वास्थ्य क्रांति के बारे में आप बता सकते हैं। तीसरी चीज यह है कि जो हमें जो नहीं करना है, तो हमें जो लोग फास्ट वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और परमानेंट वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, उनको कुछ शुगर, टेबल शुगर जो है और अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, इसको हमेशा के लिए तिलांजलि दे देनी चाहिए, हमेशा के लिए। फिर एक चीज आती है जो प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि क्या जो है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसमें सैक्रीन है, शुगर फ्री है, तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हमारे 4 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर में सबसे पुराना है सैक्रीन, दूसरा है स्पार्टेन, तीसरे नंबर पे आता है सुक्रालोज, और चौथे नंबर पे आता है स्टीविया। तो ये 4 आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं। अगर शुगर फ्री ड्रिंक लिखा है तो इस बात की संभावना है कि वो स्वीट है, तो इस बात की संभावना है कि उसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, 2 वजह से नहीं अच्छी चीज है। वो इस वजह से नहीं अच्छी चीज है कि एक तो ये गट माइक्रोबायोम को चेंज करते हैं, तो दे मेक गट माइक्रोबायोम अनहेल्दी। दूसरी चीज है कि ये जो स्वीट टेस्ट होता है, भले ही उसमें कैलोरी नहीं हो, उन्हें कहते हैं नॉन न्यूट्रिटिव, इसीलिए कहते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, वो स्वीटनेस तो दे रहे हैं, तो उसका पूरा नाम है नॉन न्यूट्रिटिव आर्टिफिशियल स्वीटनेस। तो वो जो स्वीटनेस देते हैं, तो वो जो हमारी टंग है, तो वो स्वीटनेस को पहचानती है और तुरंत वो डोपामीन रिलीज करती है। और जो डोपामीन रिलीज करती है, तो हमारी बॉडी ट्रेंड है शुगर के लिए कि वो इंसुलिन रिलीज होगी। तो अब इस आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होगी थोड़ी बहुत, और इंसुलिन रिलीज होगी तो वो फैट डिपॉजिट करेगी। तो हमें ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली इन आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी मुक्ति पानी है। तो अगर हमें हेल्दी रहना है और वेट रिड्यूस करना है, तो हमें, जैसे कि नारंग साहब ने बताया कि स्मोकिंग और प्रोलॉन्ग सिटिंग दोनों एक ही चीज है, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। ऐसे ही आप ये देखिएगा कि रिसेंटली ये चल रहा है कि आज नहीं 10 साल बाद ये लिख के आएगा कि शुगर कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसका ध्यान रखना चाहिए, यही मैं ऐड करना चाहता हूँ।